हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। मैं साइड में आपको फोटो भी लगा दूंगा। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन कौन है कि पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। इससे पहले हमने अर्ध तरंग दृष्टिकारी पर वीडियो बनाया था, जिसको आपने बहुत ही प्यार दिया, सपोर्ट किया और आपने कमेंट में ये बताया कि हाँ हमें पूरी तरीके से समझ में आ गया है। तो उसी प्रकार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। इसको भी हम समझेंगे, उसी टाइप का है, थोड़ा सा बस डिफरेंट है। हाँ, जो भी वो वीडियो देखे होंगे ना, तो ये वीडियो अगर वो देखते हैं तो उनको आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी मान लेते हैं कि यदि आपने नहीं देखा है फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट ये है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना तो इजी नहीं होगा। ठीक है ना, 5 नंबर ऐसे ही तो मिलेगा नहीं। देख रहे हैं कितना कुछ आपको लिखा गया है, याद करना सबको पड़ेगा। बट मैं यही कहूंगा कि मैं आपको समझाऊंगा, समझ जाएंगे, सब आप यूं ही लिख देंगे। इसलिए बस केवल लिखा गया है कि समय बचे आपको लिखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये फिगर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, परेशान नहीं होना है, ये जो भी लिखा गया है सब समझ में आएगा। तो सबसे पहला आता है पॉइंट कि पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी किसे कहते हैं। ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या है? तो देखिए, जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है ये भी क्या करता है, ये भी एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित कर देता है। मतलब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी जो होता है वो प्रत्यवर्ती धारा को डिस्ट धारा में क्या करता है, बदलता है। ठीक है, और जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है, ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, इसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो लगातार होता रहता है, उसमें कभी भी बंद नहीं होता, लगातार इसमें होता रहता है। जैसे कि मतलब अर्ध तरंग दृष्टिकारी जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्या हो रहा था, कभी धारा का प्रवाह हो रहा था, बीच में नहीं हो रहा था, परंतु इसमें क्या होगा, इसमें लगातार धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, तो वो सब हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी एक ऐसा उपकरण है। ठीक है ना, उपकरण है। ठीक है, बीच में मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी एक ऐसा उपकरण है जिसमें प्रत्यवर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित होकर लगातार धारा प्रवाहित होता है। मतलब इसमें क्या बताया गया कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी एक ऐसा उपकरण है जिसमें जो प्रत्यवर्ती धारा है, मतलब जो एसी धारा को डिस्ट धारा डीसी धारा में परिवर्तित होकर, ठीक है, लगातार धारा प्रवाहित होता है। मतलब जो एसी करंट है वो डीसी करंट में परिवर्तित होकर और उसके बाद क्या होता है, लगातार इसमें धारा प्रवाहित होता रहता है। वही बात हमने लिखा है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी एक ऐसा उपकरण है जिसमें प्रत्यवर्ती धारा डिस्ट धारा में परिवर्तित होकर लगातार धारा प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, तो इतनी बात आपने समझ लिया। ये बात को मैं थोड़ा सा फिगर से समझा दे रहा हूं। अभी कुछ आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। देखिए, ये जो आपको गोल की तरह दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये है एसी, मतलब प्रतिवर्ती स्रोत है, प्रतिवर्ती धारा स्रोत। ठीक है, तो ये एसी है, तो यहां से हम जब धारा देंगे तो ये डीसी के रूप में, ठीक है, प्रतिवर्ती निवेश वोल्टेज है, तो यहां से हम धारा देंगे। ठीक है, निवेश करेंगे, यहां से हम इनपुट देंगे तो इधर से आउटपुट निकलेगा। देख रहे हैं, एसी हमने दिया है और डीसी के रूप में निकल रहा है वोल्टेज। ठीक है, तो वही बात कहा गया, प्रतिवर्ती धारा क्या होता है, डिस्ट धारा में परिवर्तित हो जाता है और लगातार धारा प्रवाहित होगी। अब उसको हम समझ लेते हैं। उसके बाद दूसरा, सबसे पहली बात इतना समझ गए ना कि यह एक उपकरण है जो प्रत्यवर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करता है और इसमें लगातार धारा प्रवाहित होती रहती है। पहली बात आपको समझ में आ गया इसका परिभाषा। उसके जस्ट नीचे आपको लिखना होता है कि परिपथ का बनावट, मतलब ये जो परिपथ है इसकी बनावट कैसी है। अब बनावट हमें समझने के लिए पहले हमें ये सब समझना होगा कि ये सब कुछ है क्या। ठीक है ना, तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये सभी हैं क्या। ठीक है, तो उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे एक आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसे कुंडली कहते हैं। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो इसे ट्रांसफार्मर कहेंगे, परंतु ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली हमने लगाया है। एक ये प्रथम कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली। प्राइमरी मतलब
प्रथम मतलब P से हमने लिखा है प्राइमरी मतलब, ठीक है, ये प्रथम कुंडली P है और ये जो कुंडली बना हुआ है ये सेकेंड कुंडली मतलब द्वितीय कुंडली है। अब देखिए प्रथम जो कुंडली है ना, इसको हमने प्रतिवर्ती निवेश वोल्टता के साथ हमने मतलब प्रतिवर्ती धारा स्रोत के साथ हमने जोड़ दिया है। ये क्या है? प्रतिवर्ती धारा स्रोत है, इसी से हम धारा प्रवाहित करेंगे यहीं से। तो प्राथमिक कुंडली को प्रतिवर्ती धारा स्रोत से हमने जोड़ दिया है। और दूसरी बात, ये जो दूसरी कुंडली है इसे हमने, ये क्या है? डायोड है। जो D1 लिखा है ना, D1 D2, ये नीचे ऊपर ये डायोड है, तो पीएन संधि डायोड है, ये भी नीचे पीएन संधि डायोड है। तो जो दूसरी कुंडली है इसे हमने डायोड D1 और D2 से हमने जोड़ दिया है। और जो द्वितीय कुंडली है इसके साथ एक हमने प्रतिरोध को भी जोड़ दिया है। समझ में आ रहा है? क्या क्या हमने बताया? हमने ये बताया कि प्राथमिक जो कुंडली है उसे हमने प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया है, और जो द्वितीय कुंडली है इसको हमने दो डायोड से जोड़ा है, एक है D1 एक है D2, ठीक है। और दूसरी बात कि जो द्वितीय कुंडली है उसे हमने एक प्रतिरोध से भी जोड़ा हुआ है, ठीक है। अदर एक और चीज है कि देखिए जो डायोड है तो पीएन संधि डायोड है, तो देखिए जो इस तरीके से बनाया गया है, आप समझिएगा, जो इस तरीके से ये है, ठीक है, ये जो है ना ये है P, इसको हम P कहते हैं, और एक ये रेखा की तरह ऐसे खींचा गया है, ये है N। समझ में आ रहा है? PN, तो वही कहा जा रहा है PN है ये। तो देखिए जो P है ना उसको हमने किससे जोड़ा हुआ है? अगर ध्यान से आप देखते हैं यहाँ पे तो P के साथ हमने जोड़ा है, मतलब P जो अर्धचालक है उसे हमने P अर्धचालक से जोड़ा हुआ है। और जो N ये लकीर है, ठीक है, जिसको हम N कह रहे हैं, तो N जो अर्धचालक है उसको देखिए यहाँ से आ रहा है N के साथ ही जुड़ा है, तो P अर्धचालक के साथ जुड़ा है और N अर्धचालक के साथ जुड़ा है। समझ में आ रहा है बात को? तो वही बात अब सब कुछ आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया ना अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा, धीरे से समझेंगे। देखिए सबसे पहले हमने लिखा है कि परिपथ की बनावट, इसमें आपको लिखना है कि इसमें प्राथमिक कुंडली को प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इतनी बात पहले आप समझिए, मतलब इसमें प्राथमिक कुंडली को प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, यही ना है प्राथमिक कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली को प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, इतनी बात समझ के उसके बाद क्या जा रहा है, तथा द्वितीय कुंडली से दो पीएन संधि डायोड D1 व D2 को जोड़ दिया जाता है। मतलब ये जो द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली को दो पीएन संधि डायोड D1 व D2 से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, यहां तक समझ गए। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसमें P अर्धचालक को P अर्धचालक से जोड़ देते हैं तथा N अर्धचालक को N अर्धचालक के साथ जोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो डायोड है तो डायोड में P अर्धचालक को P अर्धचालक से ही जोड़ देते हैं, और जो N अर्धचालक है उसको हमने N अर्धचालक के साथ जोड़ देते हैं। समझ गए? उसके बाद कहा जा रहा है तथा द्वितीय कुंडली के पास एक प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। द्वितीय कुंडली को एक प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया जाता है। ये R क्या है? रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ठीक है। तो ये बनावट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार मैं यहाँ से नहीं, यहीं से आपको समझा दे रहा हूँ, याद कर लीजिए। आपको कहना है कि प्राथमिक कुंडली को प्रतिवर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ दिया जाता है तथा द्वितीय कुंडली को दो डायोड, दो पीएन संधि डायोड D1 व D2 के साथ जोड़ दिया जाता है तथा P अर्धचालक को P अर्धचालक के साथ जोड़ दिया जाता है और N अर्धचालक को N अर्धचालक के साथ जोड़ दिया जाता है तथा जो द्वितीय कुंडली को एक प्रतिरोध के साथ भी जोड़ दिया जाता है। तो इतनी ही बात को हमने यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा सा यदि आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। मैं पूरा डीप में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ है तो आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। थोड़ा सा अगर साफ ना दिखाई दे तो वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अब कैसे बढ़ाया जाता है तो ऊपर 3 डॉट का एक ऑप्शन है, उससे आप क्लिक करके, ठीक है, अपनी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। यदि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं तो वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं धीरा बोल रहा हूं तो आप इसको तेज भी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग सब कुछ कर लिया जाता है, समझ पा रहे हैं ना।
तो इतनी बात समझ गए। देखिए सबसे पहले यहाँ तक आप लिखना है, उसके बाद परिपथ की बनावट यहाँ तक लिखने के पश्चात उसके बाद ये नीचे आपको इनको फिगर को नीचे आपको लिखना है। समझ में आ रहा है? नीचे आपको फिगर को लिखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की कार्यविधि। ये जो कार्यविधि है ना, यही तो ज़्यादा परेशान करती है। इसी को आपको आसानी शब्दों में हम बताएंगे। थोड़ा सा आपको थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना है, इसमें नहीं ध्यान देंगे आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए इसको समझने के लिए आपको पीछे का कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ाया था कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत, और उसके बाद हमने पढ़ाया था उत्क्रम अभिनत, मतलब अग्र अभिनत या अग्र दिशिक भी कह सकते हैं और पश्च दिशिक भी कह सकते हैं या उत्क्रम दिशिक भी कह सकते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पीएन संधि डायोड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इससे जस्ट इस टॉपिक से पहले हमने जो टॉपिक पढ़ाया था कि पीएन संधि डायोड के लिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी हमने पढ़ाया था, तो वो आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आपको समझ में आ जाए। ध्यान से समझेंगे। देखिए हमने लिखा है कार्यविधि, हमने लिखा है निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली के सिरे AB के सापेक्ष धनात्मक होता है। इसको हम समझते हैं। देखिए इसको मैं समझाने से पहले मैं आपको यहीं पे कुछ समझा रहा हूँ, इसको आप समझ जाएंगे, उसके बाद मैं सब कुछ पढ़ूंगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे हम इतनी बेसिक बात है कि इतना हम जानते हैं कि जब हमने तरंग पढ़ा था तो तरंग में हम जानते हैं कि जो तरंगे होती हैं वो इस प्रकार गति करती हैं, ये बात हम जानते हैं। हमने जब पढ़ाया था आपको तो हमने ये भी बताया था कि जो ये तरंगे जो ऊपर जा रही हैं वो धनात्मक होती हैं और फिर से नीचे जो आएगा इसको ऋणात्मक हम लेते हैं, फिर से ऊपर वाला धनात्मक नीचे वाला ऋणात्मक, ठीक है, ऐसे हम लेकर चलते हैं। तो उसी प्रकार क्या होता है, यहाँ से जब हम धारा देते हैं ना, तो धारा अगर हम यहाँ से क्या देते हैं, एसी करंट से हम इनपुट देते हैं, मतलब धारा देते हैं, तो पहले तो ये इस प्रकार जाएगा, ठीक है, पहले इस प्रकार जाएगा, तो ये जो धारा जा रहा है तो ये क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। तो जब ये धनात्मक होता है तो यहाँ पे क्या करता है, ये जब धनात्मक होता है तो जो द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली का सिरा कौन सा है, ए और बी सिरा है, ये द्वितीय कुंडली है ना, द्वितीय कुंडली का सिरा ए और बी पर क्या होता है, जो सिरा ए होता है वो धनात्मक हो जाता है, द्वितीय कुंडली का सिरा ए बी धनात्मक हो जाता है और नीचे वाला जो है ना ये ऋणात्मक हो जाता है, ऊपर वाला धनात्मक और नीचे वाला ऋणात्मक हो जाता है। और जब ये धनात्मक होगा तो जो पीएन संधि डायोड है, मतलब D1 जो डायोड है, ये अग्र अभिनति के भांति व्यवहार करने लगता है। मतलब क्या क्या हमने बताया, अग्र अभिनति की स्थिति में हो जाता है। ये बात आप समझिएगा, कोई बात नहीं, बस समझ लीजिए, ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो भी आपको याद होगा, निश्चिंत रहना है, घबराना नहीं है। हमने आपको कहा कि जब यहाँ से इनपुट आप देते हैं धारा को तो ये ऊपर पहले जाएगा, उसके बाद फिर से नीचे आएगा, तो पहले ऊपर जाएगा तो प्लस है, तो जब प्लस होता है तो द्वितीय कुंडली का सिरा ए बी, जो सिरा ए बी है तो ए बी पर क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। तो जब धनात्मक होगा तो यहाँ पे धनात्मक है, तो ये D1 धारा है, जो D1 क्या है, जो डायोड है, जो D1 डायोड है ये अग्र अभिनति के भांति व्यवहार करने लगता है, अग्र अभिनति की स्थिति में हो जाता है, ठीक है। ये D1 जो है वो अग्र अभिनति की स्थिति में हो जाता है, ठीक है। और जो D2 है, जो माइनस हो गया ना यहाँ पे, तो माइनस के कारण ये जो D2 है ये उत्क्रम अभिनति के भांति व्यवहार करता है, उत्क्रम अभिनति। तो उत्क्रम अभिनति या इसे हम क्या कहते हैं, पश्च अभिनति भी कह सकते हैं, पश्च दिशिक भी कह सकते हैं, बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो इतनी बात हमने समझा कि जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो जब हमने धनात्मक दिया तो धनात्मक के कारण ये द्वितीय कुंडली का सिरा ए बी है, तो ए बी का जो ए बी क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। जब ये धनात्मक होगा तो जो D1 है ये अग्र अभिनति के भांति व्यवहार करेगा और जो D2 सिरा है ये उत्क्रम अभिनति के भांति व्यवहार करेगा। हमने पढ़ाया था अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति, तो हमने ये आपको बताया था कि अग्र अभिनति जब होगा तो इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा, धारा प्रवाहित, इसमें हमने कहा था कि धारा प्रवाहित होगा। और जब उत्क्रम अभिनति होगा तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, ये बात आपको हमने बताया था। तो वही बात यहाँ पे हमने लिखा हुआ है,
इसी को समझिएगा, आपको याद हो जाएगा। हमने लिखा है निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में। देखिए ये इसका पूरा चक्र कब होता है, यहां से स्टार्ट हुआ है, इस तरीके से चला और यहां तक जब आएगा तो ये पहला चक्र होगा। तो वही बात कहा जा रहा है कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में, मतलब आधा चक्र यहां तक गया तो ये आधा चक्र है, तो अर्धचक्र में, धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली के सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक होता है। द्वितीय कुंडली के सिरा ए बी के सापेक्ष क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है, जिसके कारण संधि डायोड D1 अग्र अभिनति की स्थिति में होता है। जिसके कारण क्या होता है, संधि डायोड D1, जिसके कारण संधि डायोड D1 अग्र अभिनति के स्थिति में होता है, ठीक है, होता है, तथा D2 से अग्र अभिनति के स्थिति में होता है, ठीक है। देखिए इसमें एक और लाइन आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने भूल कर छोड़ दिया है। जिसके कारण, याद रखेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए, जिसके कारण संधि डायोड D1 अग्र अभिनति के स्थिति में होता है, ठीक है, स्थिति में होता है, जिसके कारण धारा D1 से धारा प्रवाहित होती है। क्या आप लिखेंगे, जिसके कारण D1 से, मैं नीचे यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। यहां के बाद आप फिर से लिखेंगे, जिसके कारण धारा प्रवाहित, मतलब जिसके कारण D1 से धारा प्रवाहित होती है। ये लिखने में मिस्टेक हो गया है, ठीक है, तो समझिएगा। देखिए मैं इसको समझ गया हूं ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप रटे नहीं, आप इसको समझ लें, समझ जाएंगे तो आप भी लिख लेंगे। तो हमने क्या बताया, हमने केवल यही बताया, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली के सिरा ए बी धनात्मक हो जाता है। द्वितीय कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है, जिसके कारण संधि डायोड D1 अग्र अभिनति के स्थिति में होता है। जिसके कारण संधि डायोड D1 अग्र अभिनति की स्थिति में होता है, ठीक है, जिसके कारण D1 से धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। परंतु ये माइनस है ना, तो माइनस होने के कारण ये जो D2 है ये उत्क्रम अभिनति के भांति व्यवहार करता है, जिसके कारण D2 से धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो पूरा हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम लिख देंगे सिंपल डायरेक्ट कि जिसके कारण तथा D2 से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो वही बात फिर से आप क्या लिखे हैं, ये हमने लिख दिया, जिसके कारण D1 से धारा प्रवाहित होती है तथा D2 से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है, यहां पे हो गया कंप्लीट। उसके बाद फिर से हमने लिखा है, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती निवेश वोल्टेज के ऋणात्मक अर्धचक्र में, हमने क्या आपको बताया, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती निवेश वोल्टेज के ऋणात्मक अर्धचक्र में, ठीक है, मतलब क्या बताया गया कि इसी प्रकार जो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के ये जो ऋणात्मक अर्धचक्र में, ठीक है, द्वितीय कुंडली के सिरा ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक होता जाता है। द्वितीय कुंडली के ए बी के सापेक्ष क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। जैसे धनात्मक था तो पहले क्या हो गया, धनात्मक था तो ऊपर वाला धनात्मक, नीचे वाला ऋणात्मक। अब जब ऋणात्मक पे आया तो फिर से ऊपर वाला अब ऋणात्मक हो जाएगा और नीचे वाला धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब देखिए वही बात हमने लिखा है कि द्वितीय कुंडली ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है, और जब ये ऋणात्मक हो जाएगा तो फिर से अब आप समझिएगा, ऋणात्मक हो जाता है तो ये वाला आप क्या करेगा, देखिए माइनस हो गया तो अब ये अग्र अभिनति के भांति व्यवहार नहीं, उत्क्रम अभिनति के भांति व्यवहार करेगा। और ये धनात्मक हो गया तो ये अब किसके भांति, ये अग्र अभिनति के भांति व्यवहार करेगा। समझ पा रहे हैं, तो ये उत्क्रम अभिनति के भांति व्यवहार करेगा, जिसके कारण धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। परंतु D2 जो है, D2 जो अग्र अभिनति के भांति व्यवहार कर रहा है, इसमें अब धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो वही बात हमने लिखा है, क्या हमने लिखा है कि हमने यहां से पढ़ दे रहे हैं, इसी प्रकार प्रतिवर्ती निवेशी वोल्टेज के ऋणात्मक अर्धचक्र में
निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टेज के ऋणात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली के सिरा AB के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है। द्वितीय कुंडली के AB के सापेक्ष क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो D1 उत्क्रम अभिनत की स्थिति में हो जाता है। जो D1 है ये उत्क्रम अभिनत की स्थिति में हो जाता है, जिसके कारण D1 से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसके कारण D1 से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, परंतु D2 से धारा प्रवाहित होती है। परंतु D2 से धारा प्रवाहित होती है। क्यों होती है? क्योंकि अग्र अभिनत के भांति व्यवहार करता है, इसलिए। तो पूरा हमने नहीं लिखा, ठीक है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कुछ बातों को, बट हाँ मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि वास्तव में क्यों नहीं हो रहा है धारा प्रवाहित। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कि डीप में समझिए। जब आप डीप में समझेंगे तो आपको समझाना भी होगा, तो आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने दोस्तों को, सबको। मैं चाहता हूं कि मुझसे जो पढ़ रहे हैं ना वो अपने दोस्तों को सिखाएं, उनको बताएं और उनको आसान शब्दों में सिखाएं, कि जिससे उनको रटना ना पड़े और वो भी सोचे कि कहाँ से आपने पढ़ाई किया है। ठीक है ना? तो मैं ऐसा चाहता हूँ। अब मैं यही कहूँगा कि आप ज़रूर ऐसा प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी सभी दोस्तों को सिखाइएगा, ऐसे ही समझाइएगा। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। तो वही हम कह रहे हैं कि D1 से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, परंतु D2 से धारा प्रवाहित होगी। वही हमने लिखा है, जिसके कारण D1 से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है और D2 से धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अब आप समझिएगा। अतः एक और हमने यहाँ पे बात लिखा है, अतः पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में लगातार धारा प्रवाहित होती रहती है। अब आप कहेंगे कि कभी तो धारा प्रवाहित हो रही है, कभी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में लगातार धारा प्रवाहित होगी। तो ऐसा इसलिए क्योंकि थोड़ा सा हम समझ ही लेते हैं, इसको भी हम डीप में थोड़ा समझा दें, टाइम ही लगेगा तो क्या है। देखिए, सपोज दैट समझिएगा, ये मैं दो आपको ऐसे रेखा खींच दे रहा हूँ, ग्राफ के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। जैसे समझिएगा, जैसे ये जब धनात्मक था तो धनात्मक से D1 से धारा प्रवाहित हो रही थी। जब ये धनात्मक ऊपर था तो इसमें क्या हो रहा था? धारा प्रवाहित हो रहा था। ठीक है, तो ऐसे धारा प्रवाहित के लिए हमने ऐसे दिखा दिया। फिर से जब ये नीचे गया तो जब नीचे गया तो ऋणात्मक हो गया, तो इससे D1 से तो धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, परंतु D2 से तो धारा प्रवाहित हो रही थी ना। और यहीं से तो फिर से ये जाकर यहीं से तो निकलना है ना धारा। तो फिर से नीचे गया तो भले ही D1 से धारा ना प्रवाहित हो, परंतु D2 से तो धारा प्रवाहित हो रही है ना, तो फिर से ये हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये ऊपर गया तो अब D1 से धारा प्रवाहित होगी, तो फिर से ये धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, फिर से ये नीचे गया तो D1 से भले ही ना हो, परंतु D2 से तो हो रहा है ना, तो D2 के कारण फिर से धारा प्रवाहित होगी। समझ पा रहे हैं? तो इसी के कारण हम कह रहे हैं कि लगातार धारा प्रवाहित होगी। भले ही क्या हो रहा है कि ये D1 से धारा प्रवाहित कर रहा है, फिर से ये वाला D2 से, फिर से ये वाला D1 से, फिर से ये D2 के कारण। समझ पा रहे हैं? तो ये हुआ, ये बनाइएगा नहीं, ठीक है ना, ये केवल हमने समझाने के तौर में आपको बता दिया। तो ये हुआ आपका पूरा टॉपिक। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। एक दो बार आप समझेंगे, सुनेंगे, दो बार वीडियो को ही देख लेंगे तो पूरा आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, और मैं यही कहूँगा, समझ कर याद करेंगे हमेशा याद रहेगा, रट के याद करेंगे जल्दी भूल जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यदि आपको ही समझ में आए और आप ही सपोर्ट ना करें तो कैसे चलेगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप भी फिजिक्स की या केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का सभी क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम संबंधित हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, हिंदी का। तो आप जाइए वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ से अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जल्दी आपको वन शॉट का वीडियो भी मिलेगा, निश्चिंत रहना है इसके लिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।